नमस्कार, द रीव टाइम में आपका स्वागत है। हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ की सर्दी जग जाहिर है, लेकिन इस बार सर्दियों में भी कुछ ऐसा है जिसने प्रदेश का माहौल गरमा दिया है। हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनावों की। जनवरी 2021 को प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं पंचायती राज विभाग की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी, वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले कुछ नई पंचायतें बनी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कितनी नई पंचायतें अभी बनाई गई हैं हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में पहले 3226 ग्राम पंचायतें थी और इस समय जो सरकार ने इस साल 412 नई पंचायतें बनाई, पर इसके साथ साथ 23 पंचायतें नगर पालिकाओं के और नगर निगम के बनने के वजह से ख़त्म भी हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 389 पंचायतों की वृद्धि हुई है। तो उसके दृष्टिगत इस समय प्रदेश में 3615 पंचायतें बन हो गई है हिमाचल प्रदेश में। जैसे आपको मालूम है कि अब इस साल हिमाचल प्रदेश में चुनाव, पंचायतों के सामान्य चुनाव होने जा रहे हैं और जो वर्तमान पंचायत का कार्यकाल है वो 22 जनवरी 2021 को ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले चुनाव करवाने अनिवार्य है। तो उस दृष्टि से अभी प्रक्रियाएं चल रही है। लगभग जो डिलिमिटेशन का काम था, पुनर्सीमांकन का कार्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समाप्त हो चुका है। अब रिजर्वेशन रोस्टर तैयार हो चुका है और उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और उसके बाद रिजर्वेशन रोस्टर जारी किया जाएगा। तब जब रिजर्वेशन रोस्टर जारी हो जाएगा, पुनर्सीमांकन का कार्य ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस सारी प्रक्रिया के बाद अपना इलेक्शन का कार्यक्रम तय करेगा। पंचायत चुनावों को लेकर अभी शायद रिजर्वेशन रोस्टर तैयार किया जा रहा है, ये कब तक जारी होगा और अभी किस स्टेज पर है? रिजर्वेशन रोस्टर तैयार हुआ है, अभी जारी तो नहीं हुआ है, पर जो रिजर्वेशन का प्रक्रिया है वो सारी संविधान में और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में दे रखी है। उसके अनुसार अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाता है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2000 के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, परंतु अधिकतम आरक्षण की सीमा 15% है। अर्थात जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अधिकतम जो आरक्षण की सीमा है वो 15% रखी गई है। जैसे आप जानते हैं कि संविधान में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो संविधान में 33% आरक्षण का प्रावधान है, परंतु हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2010 में 33% के बजाय 50% आरक्षण करने का प्रावधान किया है। तो उसके दृष्टिगत 2010 के बाद हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। पंचायतों को सशक्त करने के लिए 11वीं अनुसूची में कुछ विषय दिए गए हैं। इन 29 विषयों को लेकर हमारी पंचायतों का क्या रुख है? हिमाचल प्रदेश में जैसे आपने बताया कि 11वीं संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत ये हमारे अधिनियम की सूची अनुसूची 2 है। तो 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का प्रावधान किया गया है। तो उसके दृष्टिगत सरकार ने वर्ष 1996 में ही 29 में से लगभग 26 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं, जो लगभग 15 विभागों के तहत आते हैं। तो अगर संविधान के 29 विषयों की हम बात करें तो प्रदेश सरकार द्वारा 26 विषय जो 15 विभागों के अंतर्गत आते हैं वो हस्तांतरित किए गए हैं। तो इनको निचले स्तर पर कार्यान्वित किया भी जा रहा है, परंतु इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई है, हमने कार्य तो सौंप दिए
पर कार्य के साथ साथ कर्मचारी और निधि भी पैसा भी सौंपा जाना है। तो जो विभिन्न विभाग है वो कर्मचारियों को नहीं सौंपा गया है विभागों द्वारा, और ना ही उससे संबंधित निधियां सौंपी गई है। तो अभी जो पंचायती राज संस्थाएं जो रोल प्ले कर रही है जो इन विषयों के बारे में, वो प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सुपरविजन का रोल तक ही सीमित है। तो एक्चुअल में जो पूरी तरह से पूर्णतः 29 विषय सौंपे जाने हैं वो अभी सरकार के विचाराधीन मामला चल ही रहा है। इसमें कई तरह के मामले सामने आए हैं। तो जिस तरह से अगर सुदृढ़ता के पंचायती राज की सुदृढ़ता और कैपेसिटी को देखते हुए समय समय के अनुसार ये कार्य सौंपे जा रहे हैं। शर्मा जी, जैसे आपने बताया कि 11वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो पूरी तरह से हम उन्हें पंचायतों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है और क्या किया जाना चाहिए? उसमें सबसे बड़ा कारण है पंचायतों की उनकी क्षमता को लेकर। पंचायतों की क्षमता उस स्तर तक नहीं है कि वो सारे कार्यों को अभी हैंडल कर पाएँ। दूसरा कारण ये है कि अभी कर्मचारियों की उस तरह से हस्तांतरण नहीं हुआ है। जो कर्मचारी अभी विभागों के तहत उन विषयों के कर्मचारी कार्य करते हैं उनका हस्तांतरण भी नहीं हुआ है। तो उस वजह से ये अभी थोड़ी समस्या है, दिक्कत है कि 29 के 29 विषय पूर्णतः जो है सौंपे नहीं गए हैं। आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए पंचायतों को कर लगाने की छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कर लगाने को लेकर पंचायतें कितनी सजग हैं? हाँ, जैसे आपने ठीक कहा कि प्रदेश में हमारा जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें पंचायतों को सशक्त किया गया है। कर लगाने के लिए, फीस लगाने के लिए इस तरह की उनको शक्तियाँ प्राप्त है। तो जहाँ तक तो पंचायत समिति और जिला परिषद को की बात है तो उनको ये कर की शक्तियाँ नहीं है तो कोई कर नहीं लगाती। पर ग्राम पंचायतें अभी कर लगाती है, जिसमें से प्रॉपर्टी टैक्स एक मेन टैक्स है जो अभी लगा रही है। इसके अलावा वो फीस भी लगाती है। तो और कई तरह के उनके अपने आय के स्रोत हैं। तो कुछ पंचायतों के अपने आय के स्रोत है, किसी की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, किसी के बगीचे हैं। तो वो ऐसी पंचायतें हैं जिनके काफ़ी अपने स्रोत हैं। परंतु एक दूसरी समस्या इसके साथ आती है कि जिन पंचायतों के आय के स्रोत हैं उन पंचायतों का विज़न या उनका कोई परिकल्पना नहीं है कि उस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाए। तो वो एक उनकी क्षमता की कमी है। तो उसमें सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसी पंचायतों को की क्षमता वृद्धि की जाए, उन्हें योजना बनाना सिखाया जाए, उन्हें प्रायोरिटाइज़ करना सिखाया जाए कि किस तरह से वो उन पैसों को खर्च करे। तो प्रदेश में ऐसी काफ़ी पंचायतें हैं जिनके पास अपने संसाधन है, परंतु वो संसाधन को फिर अपनी एफडी बना के वो रख देते हैं। तो जो उनको खर्चा करने की बात है तो वो खर्चे के लिए फिर भी वो गवर्नमेंट की ग्रांट के ऊपर ही आशा लगाए रखते हैं। तो ऐसी पंचायतों को चिन्हित भी किया जा रहा है ताकि उनके धन को सही दिशा में योजनागत तरीके से खर्च किया जा सके। शर्मा जी, जैसे आपने बताया कि कुछ ही पंचायतें जो हैं कर लगा रही हैं, पैसे भी जुटा रही हैं, लेकिन वो कैसे खर्च करने हैं इसको लेकर विज़न नहीं है। तो उस विज़न को डेवलप करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल इस तरह से हमारे जो क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम है लगातार चलते रहते हैं। तो जैसे ही नई पंचायतें इलेक्ट होकर आती है उनको शुरुआती तौर का प्रशिक्षण 6 महीने के अंदर दिया जाता है। उसके बाद प्रशिक्षण लगातार चलता रहता है। ये मतलब लगभग पूरे 5 साल भर कार्यक्रम समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो ऐसी पंचायतों की क्षमता वृद्धि के लिए अलग से कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, जिस पे हमारे जो पंचायती राज के प्रशिक्षण संस्थान हैं वहाँ इस ओर जो है वो कार्य कर रहे हैं, ताकि ऐसी पंचायतें जिनके अपने स्रोत है और वो उसको किसी क्षमता की वजह से या विजन की वजह से खर्च नहीं कर पा रहे, ताकि उनकी उस तरह से क्षमता वृद्धि की जा सके। और जो और पंचायतें उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपना जो कर लगाएं, और ऐसी पंचायतों को जो अच्छे संसाधन क्रिएट करती है उनको भारत सरकार की तरफ से पंचायतों को इनाम भी दिया जाता है। ऐसी पंचायतों को जो रिसोर्स जनरेट करती है तो उनको अलग से प्रोत्साहित करने का, पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है।
प्रदेश में 3226 से 3615 पंचायतें हुई हैं। विभाग के सामने क्या चुनौतियां हैं और चुनाव को लेकर इन पंचायतों में विभाग किस तरह से तैयारियों में जुटा है? वो सबसे बड़ी चुनौती तो जो नई पंचायतों को कार्यशील करना है। अभी नई पंचायतों के स्टाफ रिक्रूट करना है, उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस सेटअप करने हैं। तो एक तो ये चुनौती रहेगी विभाग के पास कि उनके ऑफिसेज के लिए पर्याप्त जो है धनराशि दी जाए और उनको स्टाफ मुहैया करवाया जाए। तो इस दिशा में विभाग कार्य कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उनको कुछ धनराशि अपने कार्य को स्थापित करने के लिए किया जाए। इसके साथ साथ इलेक्शन का जो कार्यक्रम है वो अभी चल रहा है, परंतु इलेक्शन जो है कोविड-19 की वजह से बहुत सी चुनौतियां हैं। तो उन चुनौतियों को निपटने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है अपने स्तर पे कार्य कर रहा है, क्योंकि जो पंचायतों के इलेक्शन को कराने का दायित्व है वो सारा राज्य निर्वाचन आयोग का है, जो एक स्वतंत्र आयोग है। तो इन सारी चुनौतियां बहुत हैं। तो उन चुनौतियों को निपटने के लिए सारी जो कार्यक्रम हैं, जो सारे आगे योजना है, वो राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर तैयार कर रहा है। कोरोना के कारण प्रदेश में शीतकालीन सत्र भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो क्या प्रावधान है? वैसे तो पंचायतों के चुनाव कराना अनिवार्य है। संविधान में पंचायतों की अवधि को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही हमारे पंचायती राज के अधिनियम में है। परंतु अगर ऐसी ही कोई परिस्थितियां आ गई, किसी भी वजह से इलेक्शन ना हो पाए, तो जो पंचायती राज अधिनियम में ये प्रावधान है कि 6 महीने तक एक जो पंचायत की कमेटियां बनाई जा सकती है। सरकार ऐसी कमेटियों को गठित करके पंचायतों को कार्य चला सकती है। तो ये जो 6 महीने तक इस तरह से कार्य कमेटियों के माध्यम से किया जा सकता है। उसके पश्चात चुनाव कराने अनिवार्य है। तो ये एक अंतरिम व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक चल सकती है। क्या कभी पहले भी ऐसी स्थिति रही है कि चुनाव समय पर ना हो पाए हों? नहीं, इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। जब से 73वें संविधान संशोधन के बाद इलेक्शन समय अनुसार होते रहे हैं, हर 5 साल के बाद होते रहे हैं। तो इससे पूर्व जो 5 इलेक्शन हमारे जनरल इलेक्शन संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद हो चुके हैं, उसमें कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने नहीं आई है। ये पहली परिस्थिति है, पहली बार ऐसा हो रहा है जो संशय पैदा हुआ है। हालांकि हमें पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन या जो है इस कार्य को समय के रहते पूरा करेगी, परंतु अगर फिर भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो अंतरिम व्यवस्था के तहत जो है प्रावधान है अधिनियम में, उसके तहत कार्य किया जा सकता है। शर्मा जी, जैसे आपको ज्ञात है कि कोरोना के कारण हर तरह की गतिविधि प्रभावित हुई है, हर विभाग प्रभावित हुआ है। ऐसे में पंचायती राज विभाग के कार्य पर किस तरह का प्रभाव इस महामारी ने डाला है और पंचायतों का विकास कहाँ तक प्रभावित हुआ है? कोरोना के दौरान जैसे आपको पता है पंचायतों में बहुत से काम जो है जो ग्राम सभा के माध्यम से होने थे या लोगों की जन भागीदारी के माध्यम से होने थे, उनमें कुछ असर पड़ा है। हमारी ग्राम सभाओं की बैठकें नहीं हो रही है, उसके आधार पे जो लाभार्थियों का चयन है उसमें रुकावट आई है। तो इसी तरह से जो बड़े बड़े कार्य करने में भी रुकावट आई है। जो बाकी जो डे टू डे के उनके कार्यक्रम हैं, जैसे मनरेगा आदि योजनाएं वो निरंतर चल रही है, तो बाकी योजनाओं में थोड़ी सी गति में कमी आई है। तो वो उस तरह से जिस तरह से हमारे जो पूरे देश भर में जो राष्ट्रव्यापी आपदा आई है, उससे हिमाचल प्रदेश की पंचायतें भी प्रभावित कुछ हद तक हुई है। केवल शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं? तो मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि आने वाले चुनाव में सभी लोग पूरी भागीदारी अपनी निभाएं। जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जिनको जन सेवा की भावना है, उनको निर्वाचित करें और किसी भी तरह के प्रलोभन में आके अपने मत का दुरुपयोग ना करें, अपने मत का सदुपयोग करें और अच्छे कैंडिडेट्स को जो चुन के पंचायती राज व्यवस्था में भेजें। शर्मा जी, आप रीव टाइम के माध्यम से हमारे दर्शकों से जुड़े और पंचायती राज से संबंधित आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर
खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।